अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पार्लियामेंट का इजलास लगातार हंगामों की नजर हो गया है। लोकसभा में हिजब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी और दीगर अपोजिशन लीडरान लगातार अडानी मामले पर बहस का मुतालबा करते हैं, लेकिन बरसर इख्तिदार तबके के लीडरान राहुल गांधी के खिलाफ ही जहर अफशानी करने पर आमादा है। इस मामले में कांग्रेस ने पीएम मोदी और बीजेपी के दीगर लीडरान के सामने तलख हकायक रखते हुए कहा है कि कांग्रेस का कहना है कि कोई हैसियत नहीं कि वो राहुल गांधी को कुछ भी कह सके। हकीकत तो यह है कि राहुल गांधी ने मोदी और अडानी की बखिया अढेर को रखकर उजाड़ दिया है और इसीलिए मोदी और बीजेपी बलबलाए हुए हैं। दरअसल कांग्रेस ने अपनी तर्जुमान सुप्रिया श्रींत की एक तवील वीडियो डाली है। इसमें सुप्रिया कहती है कि अडानी के सारे नौकर राहुल गांधी को गद्दार वतन बुलाते हैं। तो सुने, राहुल गांधी के खानदान का खून इस मुल्क की मिट्टी में शामिल है, इस मुल्क के तिरंगे में शामिल है, इस मुल्क की रूह में शामिल है। इसके बाद सुप्रिया ने कहा है कि मोदी और बीजेपी को मुल्क के खिलाफ साजिश मुल्क के उन अहम इश्यूज में नजर आती है जिन पर ध्यान देना बिल्कुल जरूरी है। इनका हक़ाइक़ का मुतालबा है तो नौजवान मुलाजमत की अपील करते हैं। खवातीन से मुतल्लिक जराइम में बीजेपी लीडरान रंगे हाथों पकड़े गए हैं। मणिपुर में मुसलसल तशद्दुद जारी है, तब अवाम आपकी बर्बरियत के खिलाफ बोलेगी। लोग महंगाई के खिलाफ महाज आराई करते हैं। अडानी की दलाली करने पर पूरी दुनिया में थू थू हो गई है। अपोजिशन कटघरे में खड़ा कर सवाल कर रही। अडानी के खिलाफ वारंट, अडानी की जालसाजी, अडानी की हेरा फेरी, अडानी की रिश्वत सतानी, ये है कि मुल्क के खिलाफ इसकी साजिश जो मोदी साफ देख सकते हैं। देख तो हम सब सकते हैं, बस फर्क इतना है कि तुम अडानी का नमक खाया है, हमने मुल्क का नमक खाया है। इसके अलावा मुल्क में मोहब्बत इंसाफ के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल सफर किया गया। राहुल गांधी ने इस मुल्क में नाइंसाफी के खिलाफ मुंबई से मुंबई का सफर किया था। राहुल गांधी ने आइन के खिलाफ तुम्हारी यानी बीजेपी साजिश को आइन के हाथ में उठाकर नाम कर दिया था। और इसके अलावा राहुल गांधी ने इस मुल्क के नौजवान पसमानदा दलित कबाइल में उम्मीद की कशमा जगा दी है। राहुल गांधी ने इस मुल्क के गरीब मजदूर, किसान, मोची, बढ़ई जैसे लोगों को गले लगाकर उनको इज्जत बख्शी है। राहुल गांधी इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए कोई भी कीमत अदा करने को तैयार है। पुरानी बातें भी याद आ गई है। वीडियो में कहती हुई नजर आती है कि कुछ बातें और याद रखना, जिस वक्त तुम्हारे आबा व अजदा अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी के आबा व अजदा इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दे रहे थे। जिस वक्त तुम्हारे आबा व अजदा आइन की कापियां, बाबा साहब के पुतले नजर आतिश कर रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी के आबा व अजदा आजाद हिंदुस्तान की बुनियाद रख रहे थे। जिस वक्त तुम्हारे आबा व अजदा तिरंगे का बाइकआउट कर रहे थे, उसी वक्त राहुल गांधी के आबा व अजदाद तिरंगे का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहे थे। जिस वक्त तुम्हारे आबा व अजदा इस मुल्क के ताने बाने को तोड़ने में मसरूफ थे, उसी वक्त भी राहुल गांधी के आबा व अजदाद इस मुल्क के इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे थे। अडानी मामले पर पीएम मोदी और मरकजी हुकूमत का दिफा करने वालों की सख्त मजम्मत की गई है। इनसे जाकर कह देना कि अपने आका से कह दो कि राहुल की रगों में शहीदों का खून है, वो तुम्हारी गीदड़ धमकियों से घबराने वाले नहीं। आखिर में कांग्रेस तर्जुमान ये भी कहती है कि अडानी के साथ की सारी काली करतूत की खिलाई खुल गई और मजीद जरूर खुलेगी। पार्लियामेंट में तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर मगरबी बंगाल का नाम बदलकर अपनी राय मुतालबे को दोहराया है। तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ममता ठाकुर ने राज्यसभा में खुसूसी जिक्र के दौरान हुकूमत से रियासत का नाम बदलने का मुतालबा किया है। दरअसल 2018 में मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी की हुकूमत ने रियासती असेंबली में यह करारदाद पास करके मरकजी हुकूमत के वज़रात दाखिला से नाम तब्दील करने की गुजारिश की थी। नाम बदलने के पीछे रियासती हुकूमत ने यह दलील दी थी कि मगरबी बंगाल के लोगों से मुंसलिक एक जज्बाती मसला है। रियासत के बंगाली बोलने वाले लोग रियासत का कदीम बंगला नाम बदल कर रखने का मुतालबा करते हैं। करारदाद में यह भी कहा गया है कि अवाम के जज्बात का एहतराम करते हुए पिछले कुछ सालों में कई बड़े शहरों के नाम बदल दिए गए। चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, प्रयागराज जैसी बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं। काबिले जिक्र है कि तृणमूल कांग्रेस की जानिब से पहली बार मगरबी बंगाल का नाम तब्दील करने का मुतालबा 2011 में किया गया था। 2011 में पहली बार जब ममता बनर्जी वज़ीर-ए-आला की ओहदे पर फायज हुई थी तो उन्होंने रियासत का नाम बदलने की बात की थी। इस वक्त की यूपीए हुकूमत ने इस तजवीज को तकनीकी वजूहात की बिना पर खारिज कर दिया था। तकरीबन 7 साल बाद यानी कि 2018 में ममता हुकूमत ने एक बार फिर नाम की तब्दीली से मुतल्लिक तजवीज पेश की है। तृणमूल कांग्रेस की जानिब से पेश करदा तजवीज में यह भी कहा गया है कि रियासत को यह नाम मुल्क की आजादी के बाद 1947 में मिला था। इस वक्त के बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था।
मशरक़ी इलाका पाकिस्तान, जो कि मौजूदा बांग्लादेश है, और मगरबी इलाका हिंदुस्तान को दे दिया गया था। इसीलिए इस रियासत का नाम मगरबी बंगाल रखा गया है। इस नाम का 1947 से कब्ल की बंगाल की तारीख और सकाफत से कोई ताल्लुक तो नहीं। तृणमूल कांग्रेस पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात के दौरान इस इशू को हमेशा से अथॉरिटी के नाम पर ले चलती है। इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो इस नाम को बदलने की तलकीन करते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिला में हुए तशद्दुद पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को संभल जाने से रोका गया है, जिससे सियासी बयान जुबानियों का सिलसिला भी तेज हो गया। इस मामले पर जुमेरात को उत्तर प्रदेश कांग्रेस सदर अजय राय और कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने बीजेपी को शदीद अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया। अजय राय ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत की पूरी कोशिश थी कि संभल में हुए मजालिम नाइंसाफी को बाहर न आने दिया जाए। वो चाहते हैं कि तशद्दुद की सच्चाई छुप जाए। यही वजह थी कि पहले ही संभल से जाने से रोका गया था और फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भी रोक दिया गया। ये सब कस्दन किया गया है। अजय राय ने संभल तशद्दुद के बाद पुलिस के दावों पर भी सवाल उठाए हैं। पुलिस की तरफ से पाकिस्तान की साजिश, पाकिस्तानी कारतूस के खोखले मिलने और गैर मुल्की फंडिंग से मुतल्लिक दावे किए गए थे। हमें जानबूझकर कारोबार का करने पर रोका गया था। ये पाकिस्तान और अमेरिका की साजिश है या बीजेपी और आरएसएस की, ये सच सामने आ जाएगा। उन्होंने मजीद कहा है कि राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस का पूरा नुमाइंदा पद संभल जाएगा। कांग्रेस तर्जुमान पवन ने भी बीजेपी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया है। उन्होंने कहा है कि हम मोहब्बत की सियासत कर रहे, बीजेपी नफरत की सियासत करती है। जिन्होंने हमें रोका उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने हमें क्यों रोका है। या तो वो खुद संभल जाए, जिन्होंने फसाद भड़काए हैं, नफरत और जख्म फैलाने का काम किया है, वो खुद तो जाएंगे नहीं और हमें भी जाने नहीं देंगे। बीजेपी के जरिए कांग्रेस पर सियासत करने के इल्जामात का भी जवाब देते उन्होंने इस पर सख्त तनकीद की। आप नफरत की सियासत क्यों करते हैं, हमें इसका जवाब दीजिए। आसाम में बीफ पर पाबंदी लगाए जाने के फैसले से मुतालिक सवाल पर पवन ने कहा है कि इस काम को करने में बहुत साल लग गए, 3.5 साल लग गए इस बात को समझने में कि पाबंदी लगानी थी, पहले क्यों नहीं लगाई गई, इस बात का तस्करा करें। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य देवेंद्र यादव ने कहा है कि दिल्ली असेंबली स्पीकर राम का दोबारा इंतखाब न लड़ने का फैसला बराह रास्त अरविंद केजरीवाल की क़ियादत की मुखालिफत है। आम आदमी पार्टी की सियासी जमीन खिसकती गई है। यही वजह है कि उनकी पार्टी के वज़रा, सीनियर लीडरान या तो दीगर पार्टियों में शमूलियत इख्तियार करते हैं या शिकस्त का सामना करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न्याय यात्रा के जरिए 60 से ज्यादा असेंबली हलकों का सफर पूरा कर चुकी है। यात्रा की कामयाबी से आम आदमी पार्टी घबरा चुकी है और 2025 में से यकीनी शिकस्त दिखाई दे रही है। देवेंद्र यादव ने केजरीवाल और वज़ीर आला आतिशी पर तनकीद करते हुए कहा, केजरीवाल और वज़ीर आला आतिशी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना की जानिब से स्पीकर को दी गई हिदायत के बावजूद जेर इल्तिवा 12 सीएजी कंप्यूटर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स को ऐवान में पेश करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद बतौर स्पीकर राम गोयल ने इसे अपनी इज्जत नफ्स की तौहीन समझी। देवेंद्र यादव ने कहा है कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की तानाशाही के आगे किसी का वजूद नहीं। देवेंद्र यादव का कहना है कि केजरीवाल तमाम उसूल जवाबित की धज्जियां उड़ाकर तानाशाही के तौर पर काम करते हैं और खुलेआम टैक्स दहिंदगान के पैसे को लूटते हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि अवाम में केजरीवाल के खिलाफ माहौल, पार्टी में बदउनवानी, गलत हुक्मरानी, गरीबों को नजरअंदाज करने की वजह से माहौल नामुवाफिक हालात में पहुंच चुका है। राम निवास गोयल ने इसके समेत लीडरान या तो इंतखाबात लड़ना नहीं चाहते हैं या अपनी सीट बदलकर दूसरी असेंबली हलकों का रुख करना चाहते हैं। आरबीआई ने यूपीआई इस्तेमाल करने वालों को एक खुशखबरी दी है। आरबीआई ने ऐलान किया है कि यूपीआई लाइट के जरिए ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट की लिमिट को बढ़ा दिया जा चुका है। इसके तहत यूपीआई वॉलेट की लिमिट 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए की जा रही है। इसके अलावा ट्रांजैक्शन की हद 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। फिलहाल ऑफलाइन पेमेंट में लेन देन की आखिरी लिमिट 500 रुपए थी। साथ ही किसी भी पेमेंट मोड पर ऑफलाइन ट्रांजैक्शन की हद 2000 रुपए है। इसका एक बड़ा फायदा यह भी है कि यूपीआई लाइट के जरिए 5000 रुपए तक का पेमेंट किया जा सकता है। यूपीआई लाइट के जरिए की गई छोटी छोटी पेमेंट बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड पैम और इसके अलावा इंटरफेस को आसान बनाने और आम लोगों तक रसाई में इजाफे के लिए यह कदम उठाया है। आरबीआई ने एक सर्कुलर में कहा है कि यूपीआई लाइट के लिए बढ़ी हुई लिमिट 1000 रुपए फी ट्रांजैक्शन होगी, जिसमें किसी भी वक्त कुल हद 5000 रुपए होगी। यूपीआई लाइट के तहत लेन देन इस हद तक ऑफलाइन है कि इसमें तौसीक के अलावा फैक्टर ऑफ आइडेंटिफिकेशन AFA की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा लेन देन से मुतालिक अलर्ट भी रियल टाइम में नहीं भेजे जाते हैं। ऑफलाइन पेमेंट से मुराद ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसके लिए मोबाइल फोन में इंटरनेट या टेलीकॉम
और इसके अलावा इसकी जरूरत नहीं होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफलाइन ट्रांजैक्शन में छोटी लिमिट की डिजिटल पेमेंट को सहूलत याफ्ता बनाने के लिए जनवरी 2022 में जारी ऑफलाइन स्ट्रक्चर की दफात में तरमीम करते हुए इसके मुतालिक मालूमात फराहम की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रवा साल अक्टूबर में यूपीआई लाइट की ऑफलाइन अदायगी की हद बढ़ाने का ऐलान किया था और आरबीआई एमपीसी की मीटिंग में इसका ऑफिशियल तौर पर ऐलान किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जरिए अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का फैसला सुनाए जाने के बाद इस मंदिर की तामीर का सिलसिला तो जोरों शोर से चल ही रहा है। यहां तक पहुंचने के लिए रास्तों को भी बनाने का अमल तेजी के साथ जारी है। अजीमुशान राम मंदिर तक पहुंचने के लिए लेकिन ये बात कम नहीं है कि लोगों को मालूम होगा कि इसके अलावा भी कई रास्तों के नाम मिल रहे हैं जो कि हिंदू मजहब से जुड़े हुए नाम हैं। ताहम खबर यह है कि रोड डेवलपमेंट के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 4 लेन तैयार हो रहा जिसे ओध नाम दिया गया है। इस सड़क की तामीर का काम आगमन पथ के छेड़ सागर पथ अपनी आखिरी मरहले पर है। यह सड़क भी राम पथ की तरह इंतहाई पुरकशिश बनाने का फैसला किया गया है। कंस्ट्रक्शन एजेंसी प्रिया कंस्ट्रक्शन ने सड़क का 90% काम मुकम्मल कर लिया है। खास बात यह है कि दरख्तों को नुकसान पहुंचाए बगैर इसे सड़क की तामीर की गई है। इस दरमियान शहर के 74 गलियों को नक्शे बदलने का भी इंतजाम किया गया। मुस्तकबिल के ट्रैफिक चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए नए रास्तों को तैयार भी किया गया है और पुराने रास्तों को नई शक्ल दे दी गई है। लेकिन इस सड़क की तामीर के सब यहां से जुड़ने वाली 74 गलियां बहुत नीचे हो गई है और आबी जमाव समेत कुछ दीगर मसाइल पैदा हो गए हैं। यही वजह है कि उन 74 गलियों को नए तौर पर बनाने का फैसला किया गया। बताया जाता है कि सड़क से जुड़ने वाली 74 गलियों से होकर महलों में जाने वाले रास्तों का डेवलपमेंट नहीं हो सका है। साहिबगंज, रेड़गंज, रखाबगंज समेत अयोध्या धाम और फैजाबाद शहरी इलाके में कई मुकामात पर गलियां इतनी नीचे हो गई है कि गहरी ढलान बन गई। इससे आमद और रफ्त के वक्त गाड़ियों के हादसे का शिकार होने का अंदेशा बहुत ज्यादा है। अब उन गलियों को बेहतर बनाने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कदम बढ़ाया। सभी गलियों को निशानजद किया गया जिसको नए सिरे से तैयार किया जाना है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर पुनीत ओझा का भी यही कहना था। इनको मद्देनजर रखते हुए गुज़िश्ता दिनों मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर ने मुश्तरका तौर पर गौर व खौस किया। बाद 74 गलियों का नक्शा बदलने का मंसूबा तैयार किया गया। झारखंड में हेमंत की क़ियादत वाली हुकूमत में जेएमएम के 6 अराकीन असेंबली समेत 11 अराकीन असेंबली ने बतौर वजीर हलफ लिया है। गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने राजभवन के अशोक उद्यान में वज़रा को हलफ दिलाया। जिन अराकीन ने बतौर वजीर हलफ लिया उनमें जेएमएम के 6 अराकीन असेंबली सोदवैया कुमार, दीपक बैरवा, रामदास सूर्यन, चिमरा लंडा और युगेंद्र प्रसाद और हफीजुल हसन शामिल है। कांग्रेस की जानिब से जिन अराकीन ने बतौर वजीर हलफ लिया है इनमें दीपिका पांडे सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की, इरफान अंसारी और राधा कृष्ण किशोर है। आजड़ी की जानिब से संजय प्रसाद यादव ने बतौर वजीर हलफ लिया है। हलफ बिरादरी तकरीब के मौके पर हेमंत ने कहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा तमाम चीजें आगे बढ़ रही, अब तेजी आ गई है, हमारी हुकूमत और तेजी से आगे बढ़ रही। साथ ही नौमुंतखब वज़रा ने भी इस मौके पर अपनी बातें रखी है। जेएमएम लीडर सोदैया कुमार ने कहा है कि बतौर रुकन असेंबली मेरी तरजीह ये थी कि मैं अपने हल्के असेंबली की तरक्की के लिए काम करूंगा। झारखंड को इस वक्त मैं मुकम्मल तौर पर तब्दील करूंगा। लेकिन जब झारखंड बना तो क़ियादत बीजेपी के हाथ में चली गई और इसने 18 सालों तक कोई तरक्याती काम नहीं किया। वाज़ेह है कि हालिया इख्तिताम पजीर असेंबली इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद की जानिब से जेएमएम ने 43 सीटों पर इंतखाब लड़ा था जिसमें 34 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस को 16, आरजेडी को 4 और सीपीआई यानी एमएल लिबरेशन को 2 सीटों पर कामयाबी मिली। झारखंड को 81 रुकनी असेंबली में इंडिया इत्तेहाद ने मजमूई तौर पर 56 सीटें जीती थी जबकि एनडीए को सिर्फ 24 सीटें ही मिल पाई। इनमें भी अकेली बीजेपी ने 68 सीटों पर इंतखाब लड़ते हुए महज 21 सीटों पर जीत हासिल की है। बरतानिया हुकूमत ने सेहत से मुतल्लिक एक अहम फैसला लेते हुए टीवी चैनल्स पर दिखाए जाने वाले कुछ इश्तिहार पर पाबंदी लगा दी है। हुकूमत ने इश्तिहार पर मुकम्मल पाबंदी नहीं लगाई है बल्कि सिर्फ दिन में इश्तिहार दिखाने पर पाबंदी आयद की है। हुकूमत ने ग्रानोला, मुनफिज और म्यूनसिली और बर्गर के जमरे में रखा गया है। जंक फूड्स के इश्तिहारात को टीवी चैनल्स पर दिन में दिखाने पर पाबंदी आयद की गई। हुकूमत ने यह कदम बच्चों में रोज बरोज बढ़ते हुए मोटापे को कम करने के लिए उठाया है। इसने अपने नए निफाज के तहत साथ ही खाने पीने की अशिया से मुतल्लिक कोई भी इश्तिहार रात 9 बजे के बाद ही टीवी चैनल्स पर दिखाए जाएंगे। ये कानून अभी फौरी तौर पर तो लागू नहीं हुआ है, अगले साल अक्टूबर माह से इसे नाफिज किया जाएगा। हुकूमत इस बात से पुरुम्मीद है कि नई पाबंदी के निफाज के बाद सालाना
سالانہ تقریباً 20,000 بچوں کو موٹاپے کے مسئلے سے بچایا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی حکومت فیٹ اور چینی پر مشتمل کچھ دیگر مشہور پیکٹ کھانے پینے کی اشیاء پر بھی روک لگا رہی ہے۔ برطانیہ میں ان چیزوں کا استعمال زیادہ تر ناشتے میں کیا جاتا ہے، حالانکہ صحت کے لیے مفید مانی جانے والی اشیاء اوٹس، بغیر چینی والے دہی کو اس پابندی سے مجتنب رکھا جائے گا۔ برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سروس کے مطابق ملک کے بچوں میں موٹاپے بڑے پیمانے پر پھیل رہا۔ برطانیہ میں 4 سال کی عمر والا ہر 10واں بچہ موٹاپے کا شکار ہے۔ اسی طرح 5 سال کا ہر 5واں بچہ دانت کی خرابی کا شکار ہو گیا ہے۔ پچھلے دنوں آسٹریلیا نے بھی کم عمر لڑکوں کو سوشل میڈیا کی تباہ کاری سے بچانے کے لیے سخت اقدامات کیے تھے۔ آسٹریلیا نے 16 سال تک کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔ گزشتہ ماہ ہندوستانی حکومت نے بھی نوجوانوں کے ذہنی تہذیبی تحفظ کا خیال رکھتے ہوئے سوشل میڈیا پر فحش و قابل اعتراض مواد پوسٹ کرنے والوں پر سخت کارروائی کرنے کی بات کی ہے۔ سعودی فٹ بال فرنچائز النصر کے سابق ولید عبداللہ نے انکشاف کیا ہے کہ کرسٹیانو رونالڈو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ کرسٹیانو رونالڈو کی اسلام قبول کرنے میں دلچسپی کے بارے میں اکثر ہی سوشل میڈیا پر خبریں گشت کرتی ہے۔ اب نصر کے سابق گول کیپر ولید عبداللہ نے ایک انٹرویو میں ان خبروں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ رونالڈو حقیقی طور پر اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ میں نے ایک بار رونالڈو سے اسلام قبول کرنے کے بارے میں بات بھی کی تھی، انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ عبداللہ نے بتایا کہ وہ ایک بار گول کرنے کے بعد میدان میں سجدہ ریز بھی ہو چکے ہیں اور مسلمان کھلاڑیوں کو ہمیشہ نماز پڑھنے اور دیگر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ولید عبداللہ نے بتایا کہ ٹریننگ سیشن کے دوران جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے تو رونالڈو اذان کے احترام میں ٹریننگ سیشن روکنے کو کہتے ہیں۔ عبداللہ نے بتایا کہ میں ابتدا میں رونالڈو کے قریب تھا کیونکہ وہ ملک کی ثقافت، کلب یا دیگر پہلوؤں سے واقف نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ رونالڈو اسلام قبول کرتے ہیں یا نہیں اس بات سے قطع نظر وہ اپنی شخصیت میں موجود عاجزی اور نظم و ضبط کی وجہ سے اس مقام تک پہنچے ہیں۔ ولید عبداللہ نے یہ بھی بتایا کہ سعودی عرب میں جو بھی اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو سے ملتا ہے وہ ان کی تعریف کرتا ہے۔ انگلینڈ اور ویلز میں 2023 میں نومولود لڑکوں میں محمد مقبول ترین نام رہا۔ برطانوی محکمہ شماریات کی جانب سے جاری ڈیٹا کے مطابق محمد انگلینڈ اور ویلز میں لڑکوں کے لیے مقبول ترین نام بن چکا ہے۔ در حقیقت اگر تمام نومولود لڑکوں لڑکیوں کے ناموں کی مجموعی فہرست کا جائزہ لیا جائے تو محمد نام سرفہرست رہا۔ اس سے قبل 2022 میں دوسرا جبکہ 2021 میں 5واں مقبول ترین نام رہا تھا۔ 2016 میں محمد نام ٹاپ 10 ناموں میں شامل رہا۔ ڈیٹا کے مطابق محمد انگلینڈ کے 9 میں سے 4 خطوں میں لڑکوں کے لیے مقبول ترین نام رہا جبکہ ویلز میں 63واں مقام ترین نام قرار دیا گیا۔ مجموعی طور پر 2023 میں 4600 سے زائد لڑکوں کا نام محمد کے طور پر رجسٹر کیا گیا تھا۔ لڑکوں کا نام اولیویا رکھا گیا جو مجموعی طور پر 3556 ناموں میں تیسرے جبکہ لڑکیوں کی فہرست میں سب سے مقبول ترین نام رہا۔ اس کے بعد رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2023 میں شاہی خاندان کے نام زیادہ تر مقبول ثابت نہیں ہوئے۔ جارج، ہیری، آرچی، شارلوٹ کی مقبولیت میں حالیہ برسوں کے دوران کمی دیکھنے میں آئی ہے اور یہ رجحان 2023 میں بھی برقرار رہا۔ بنگلہ دیش بینک نے جولائی اگست کی بغاوت سے متاثر ہو کر نئے ڈیزائن کے ساتھ نوٹوں کی چھپائی شروع کر دی ہے۔ نوٹوں سے ملک کے بانی اور اس کے علاوہ شیخ مجیب الرحمان کی تصاویر ہٹا دی گئی ہے۔ مرکزی بینک کے مطابق فوج کی حمایت یافتہ عبوری حکومت کے حکم پر 20 روپے، 100 روپے، 500 روپے اور 1000 روپے کے نوٹ نئے ڈیزائن کے ساتھ چھاپے جا رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نئے نوٹ اگلے 6 ماہ کے اندر مارکیٹ میں آنے کی توقع ہے۔ شیخ حسینہ کی سربراہی میں عوامی لیگ کی حکومت کو 5 اگست کو اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد بنگلہ دیش بینک کے حکام نے کہا ہے کہ نوٹوں میں بنگ بندھو کی تصاویر کے بجائے مذہبی ڈھانچے، بنگالی ثقافت، جولائی ریولیوشن شامل کیے جائیں گے۔ اس سے قبل 29 ستمبر کو وزارت خزانہ کے تحت مالیاتی اداروں کے ڈویژن نے بنگلہ دیش بینک بی بی کو نئے نوٹ کے لیے تفصیلی ڈیزائن کی تجویز پیش کرنے کے لیے خط لکھا تھا۔ بی بی کے ترجمان ایگزیکٹو ڈائریکٹر حسن آرا شیخا نے کہا ہے کہ نئے نوٹوں کی چھپائی کا معاملہ کافی آگے بڑھ چکا ہے۔ مجھے امید ہے کہ نئے نوٹ اگلے 6 ماہ کے اندر مارکیٹ میں آ جائیں گے۔ سعودی عرب میں ادارہ حرمین کے امور کی نگراں کمیٹی نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے خواتین زائرین کے لیے 9 ہدایات جاری کی ہے۔ سعودی خبریسہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق ہدایات میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی
زائر خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مہمان خواتین امید ہے کہ مسجد الحرام آمد پر آداب کا خیال رکھیں گے۔ انتظامیہ کی جانب سے جو ہدایات جاری کی گئی ہے اس پر سختی سے عمل کریں۔ ہدایات کے مطابق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے وقت شرعی حجاب کی پابندی کریں۔ مسجد میں سونے اور لیٹنے سے اجتناب برتیں۔ جماعت کے دوران صف بندی کا خاص خیال رکھیں۔ یہاں موجود کارکن خواتین سے تعاون کریں۔ انتظامیہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صفائی رکھنے اور وہاں کھانے پینے سے گریز کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس کے علاوہ بلند آواز میں باتیں کرنا منع ہے۔ قالین پر جوتوں کے ساتھ چلنے سے گریز کرنا ہے۔ اپنی اشیاء کو ساتھ رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ بعض زائر خواتین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے وقت حجاب نہیں کرتی، جبکہ کچھ خواتین مسجد میں عبادت کی بجائے زیادہ تر وقت باتوں میں مصروف رہتی ہے، جس سے وہاں موجود دوسری خواتین کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ یہ عمل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے بھی منافی ہے۔ اس قبل سے سعودی عرب میں ادارہ امور حرمین نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ شریفہ میں نماز کے لیے مرد و خواتین زائرین کے لیے یومیہ بنیاد پر شیڈول کا تعین کیا ہے۔ ادارہ امور حرمین کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ زائرین کے لیے نماز فجر کے فوری بعد صبح 11 بجے تک، جبکہ دوسرا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے رات 2 بجے تک رکھا گیا ہے۔ مردوں کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ شریفہ کے لیے نصف شب کے بعد 2 بجے سے نماز فجر تک، جبکہ دوسرا وقت 11:30 بجے سے نماز عشاء تک رکھا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔